गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम बीएससी थर्ड ईयर वालों को चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है टेंसर बताएं कि टेंसर के प्रश्न कैसे बहुविकल्पी टाइप के आएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने जैसा कि डिसीजन लिया है कि इस बार की परीक्षा पूरी की पूरी बीएससी की एमसीक्यू होगी। तो जैसे कि होता है ना कि आप लोग थ्योरी पढ़े हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि आप पूरा थ्योरी ही पढ़े हैं, और थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू पे कुछ करना नहीं होता है, बड़ा ही आसान सा एमसीक्यू हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो आपको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि जो बड़े बड़े थ्योरम्स होते हैं, जो प्रूफ होते थे, सो दैट इट इज ए कंपोनेंट ऑफ अ टेंसर, इट पजेज अ ग्रुप प्रॉपर्टी, इट पजेज सो मेनी प्रॉपर्टीज, या सो दैट इट इज ए टेंसर, इट फॉलो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों से तो अब झंझट मिला ना, तो आपका जो काम है बहुत ही आसान हो गया। और अब हम देखते हैं कि टेंसर में कैसे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम करेंगे यह कि टेंसर में जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 3-4 वीडियो बना करके टेंसर को एक साथ कवर करेंगे, और 3-4 वीडियो बना करके डिफरेंशियल ज्योमेट्री वाला जो हिस्सा है जिसमें कर्व इन स्पेस, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म, जियोडेसिक, इसको हम अलग से डील कर लेंगे। तो कहने का मतलब 6 से 7 वीडियो बनाना पड़ेगा और पूरा टेंसर डील हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिए। हम कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यह है, द वैल्यूज ऑफ डेल्टा आई जे। आप सभी लोग जानते हैं, इससे परिचित होंगे। इस डेल्टा का नाम क्या होता है? क्रानकर डेल्टा आई जे। तो आपको बताना इस क्रानकर डेल्टा आई जे की वैल्यू 1 कब होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रानकर डेल्टा आई जे की डेफिनेशन होती है कि इसका वैल्यू 0 तब होता है जब दोनों के दोनों कैसे होते हैं, जब दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, और जब दोनों सेम होते हैं तब वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब i इक्वल टू जे होगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए आई जे क्या है? एन स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। अब देखिए यहाँ पे ए आई जे एन स्क्वायर क्यों बन गया है? क्योंकि ये पूरा मामला एन डायमेंशन में डील कर रहा होगा। तो पहला वाला इंडेक्स भी एन तक वेरी कर रहा होगा, दूसरा वाला इंडेक्स भी एन तक वेरी कर रहा होगा। तो हमने कई बार बताया था कि अगर इस तरह से कंपोनेंट लिखा है, इसका मतलब एक क्वांटिटी नहीं लिखी है, ये एन स्क्वायर क्वांटिटीज लिखी गई हैं। तो कह रहा है कि ए आई जे अगर एन स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटीज हो जाएं सच दैट जो इस क्वेड्रेटिक फॉर्म को सेटिस्फाई करे, ये क्वेड्रेटिक फॉर्म को क्या करे? सेटिस्फाई करे। ए आई जे एक्स आई एक्स जे इक्वल टू 0 हो जाए। तो आपको बताना है कि ए के एल प्लस ए एल के की वैल्यू कितनी होगी। आप देख पाएंगे कि इसको आप क्या करिए ना, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसी को डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करने से ही आपको इसकी वैल्यू मिल पाएगी। आप इस क्वेश्चन को शायद सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित होंगे, कहीं ना कहीं आप सभी लोग इस क्वेश्चन को किए भी होंगे। आप एक काम करिए ना, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू पूछ रहा है के और एल में है, ये बात क्लियर है। तो आप एक काम करिए, जब के और एल में पूरी की पूरी वैल्यू है तो ये जो दिया गया क्वांटिटी है ना, इसी को एक बार आप के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, और अगेन आप एल के रेस्पेक्ट में आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा। अभी आप ऐसा जैसे ही करेंगे आपको दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है। तो आई थिंक डिफरेंशिएशन सबको आता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें तो बताइए जरा कि डिफरेंशिएशन कैसे होगा। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू के। तो बताइए, अगर विद रिस्पेक्ट टू के डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ए आई जे क्या है? आपका ए आई जे तो कांस्टेंट है, तो आपका ए आई जे हो गया। ये बात क्लियर है। और इसके बाद आप एक काम करिए कि एक्स आई को छोड़ दीजिए। ए आई जे तो कांस्टेंट था, इसका तो होगा नहीं, इन्हीं दोनों का होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का करने जा रहे हैं। एक्स जे का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जानते हैं एक्स जे का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होने के नाते ये बन जाएगा क्रानकर डेल्टा जे के। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। फिर प्लस की साइन लगेगी। अब इस बार क्या होगा? इस बार इसको छोड़ेंगे और इसको करेंगे। ये तो ए आई जे इसके साथ भी रहेगा चूंकि ये कांस्टेंट है, तो आपका ए आई जे इसके साथ भी ऐसे बना रहेगा चूंकि ये कांस्टेंट है। और इस बार अगर आप आई का करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रांकर डेल्टा आई के। तो आपका ये हो गया क्रांकर डेल्टा आई के, और बगल वाला जो वैल्यू है वो कितना है, एक्स जे है, और ये ओवरऑल इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि क्रांकर डेल्टा जे के की वैल्यू 1 कब होती है, जे के की वैल्यू 1 तब होगी जब जे इक्वल टू के होगा। तो जे इक्वल टू के आप रख दीजिए, तो जहाँ जे है वहाँ के बना दीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ए आई एंड के, यह बन जाएगा। एक्स आई ऐसे ही रहेगा आपका। आफ्टर दैट सेकेंड वाला टर्म कितना हो जाएगा, इस सेकेंड वाले में आप जानते हैं आई के की वैल्यू 1 कब होगी, जब आई को के बराबर करेंगे, मतलब इस आई को क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। तो आपका ये आई क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, और ये बगल में क्या है, जे लिखा हुआ है, और इनटू आपका ये जो एक्स जे है ये ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। और ये ओवरऑल वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 0 के इक्वल हो गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हैं ना कि हमको जो यहाँ पे के एल दिख रहा था, हमने के को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब यल की बारी है, अगेन इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जानते हैं किसके रेस्पेक्ट में, यल के रेस्पेक्ट में। तो अगेन जब डिफरेंशिएट करोगे यल के रेस्पेक्ट में, तो ए आई के तो कांस्टेंट है, तो जब ए आई के कांस्टेंट है तो आपका ए आई के तो ऐसे ही रहेगा ना, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। एक्स आई का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे यल के रेस्पेक्ट में, एक्सएल के रेस्पेक्ट में, तो आपका ये क्या बन जाएगा, क्रांकर डेल्टा आई एल बन जाएगा। ये बात क्लियर। और प्लस ऐसे सिमिलरली दूसरे वाले में अगर ए के जे आपका कांस्टेंट है तो ए के जे का होगा नहीं, और आप समझ पा रहे हैं कि एक्स जे का डिफरेंशिएशन आप करेंगे यल के रेस्पेक्ट में, तो क्रांकर डेल्टा क्या बनेगा, क्रांकर डेल्टा जे एल बनेगा, क्योंकि यल के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। और ये ओवरऑल वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब जरा सोचिए अगली लाइन में आई को आप यल के इक्वल रखेंगे तभी ये पूरी क्वांटिटी 1 होगी, तो आई की जगह क्या रख देंगे आप, यल रख देंगे, तो आपका क्या बन गया, ए एल के बन गया। और सिमिलरली प्लस आप यहाँ पर देखिए जे की वैल्यू जब यल के बराबर आप करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर जे की जगह यल रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए के एल हो जाएगा। और ये वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, क्रांकर डेल्टा आई जे एंड क्रांकर डेल्टा जे आई का। कितने लोग इसकी वैल्यू बता सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्रांकर डेल्टा आई जे एंड क्रांकर डेल्टा जे आई की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करके बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। हमें लगता है कि आप सभी लोगों में से सभी लोग इसको कर पाएंगे। आप लोग कैसे करेंगे, पहले जे वाले इंडेक्स को आप वेरी कराइएगा। जैसे आप इसको तोड़ना चाह रहे हैं तो तोड़ने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप इसमें जो जे वाला इंडेक्स डमी दिख रहा है या आई वाला, किसी एक को आप वेरी कराना शुरू कर लीजिए जिसको आपको अच्छा लगे। तो जैसे कि आप, चूँकि n डायमेंशन में बात हो ही रहा होगा, तो पहले जो है जे की वैल्यू को हम वेरी कराना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऐसे आई ऐसे ही रहेगा, ये ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे। ये बताइए प्लस कहाँ से आ गया। आप जानते हैं कि इस तरह का जब भी क्वांटिटी लिखा होता है तो वहाँ पे आइंस्टीन समेशन छुपा होता है, इसीलिए प्लस लगा है। अब प्लस के बाद क्या हो जाएगा, क्रांकर डेल्टा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा आपका I2, जे की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जे की वैल्यू 2 हो गया है। आई को ऐसे ये भी रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस बनाइए और ऐसे डाट डाट करते हुए अगर हम इसको एक्सपेंड करने लगें तो आपका लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, क्रांकर डेल्टा आई, और लास्ट वाले टर्म में जे की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, n रखेंगे। यहाँ पर ऐसे n रख देंगे और क्रांकर डेल्टा आपका ये क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू n रखा है हमने, तो यहाँ पे आपका n हो गया और नीचे क्या हो गया आपका i हो गया। ये तो लाइन क्लियर है पूरी। अब जरा देखिए, अब यहाँ i को भी तोड़ा जाए तो i की वैल्यू पहले क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो जब आप i की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ भी देखिए ये टर्म खुद में अपने आप में अलग ढंग से इसको देखिए, केवल इसमें भी समेशन छुपा होगा और इसी से अभी n टर्म निकलेंगे। क्योंकि i की वैल्यू 1 लिखेंगे तो इसका पहला टर्म आएगा, प्लस के बाद दूसरा टर्म आएगा, 2 रखने पर 3 रखने पर तीसरा टर्म आएगा। तो जैसे आपका ये बनेगा क्रांकर डेल्टा 1 1, और ये भी क्या हो जाएगा उस समय क्रांकर डेल्टा 1 1 जब i की वैल्यू 1 रखेंगे। फिर प्लस के बाद जब आप इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये i की जगह 2 बनेगा ना, लेकिन आप जानते हो कि क्रांकर डेल्टा 2 और 1 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि जब ये दोनों इंडेक्स डिफरेंट होते हैं तो 0 हो जाता है। तो कोई फ़ायदा होगा नहीं प्लस के बाद लिखने का। 3 भी लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं। कहने का मतलब वैसे ही वाला टर्म काम का है, इसके सिवाय सारे टर्म 0 हो जाएंगे।
सिमिलरली आप इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ जिस समय आई रखेंगे, आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म आएगा तो 1 2 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। जब आई की वैल्यू आप 2 रखेंगे प्लस के बाद, क्योंकि इसमें भी तो प्लस प्लस होकर के टर्म टूटेगा, जब 2 रखेंगे तो क्रांकर डेल्टा 2 की वैल्यू 1 और यहाँ भी क्रांकर डेल्टा 2 की वैल्यू 1। कहने का मतलब यहाँ पर आपका ये वाला टर्म क्रांकर डेल्टा 2 और यहाँ भी क्रांकर डेल्टा 2 ये कंट्रीब्यूशन करेगा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। सिमिलरली आप जानते हैं ये लास्ट वाला जो टर्म दिख रहा है ना, इस लास्ट वाले टर्म में जब आई की वैल्यू n रखेंगे तो कंट्रीब्यूट करेगा और आई की वैल्यू n के सिवाय कुछ रखेंगे तो सारा बैनिश कर जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो लास्ट वाले टर्म में आपका कौन सा वाला टर्म कंट्रीब्यूट करेगा? क्रांकर डेल्टा एन एंड क्रांकर डेल्टा एन। अब जरा सोचिए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो ओवरऑल 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया। तो 1 + 1 कितनी बार जोड़ा गया? n बार। तो बताइए अगर 1 + 1 अगर n बार जोड़ा गया है तो फाइनली कितना आंसर आना चाहिए? n। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? n हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि क्रांकर डेल्टा आईजे कंपोनेंट होता है, किसका कंपोनेंट? आप कंट्रावेरिएंट वेक्टर। गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर में बस कंट्रा साइड में एक ही अगर इंडेक्स लगा रहेगा तब तो होगा। वेक्टर का मतलब एक सिंगल इंडेक्स की बात करता है, और जब इंडेक्स एक से ज़्यादा हो जाता है तो टेंसर बन जाता है। कंपोनेंट आपके कोवेरिएंट वेक्टर, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सब वेक्टर की बात कर रहा है, जबकि अपने यहाँ दिया हुआ क्या है? यहाँ 2 इंडेक्स लगा हुआ है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तीसरा वाला कह रहा है कंपोनेंट ऑफ मिक्स टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 इंडेक्स है। और कंपोनेंट क्यों है मिक्स टेंसर का? आप सभी लोग जब थ्योरी पढ़े होंगे तो देखे होंगे ये एलओटी को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता था। जब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पक्का है कंपोनेंट ऑफ ए टेंसर बन जाएगा। और ये सेकेंड ऑर्डर का इसलिए होगा क्योंकि इंडेक्स कितने हैं? 2 हैं। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत क्यों होगा? गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ ऑर्डर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए टेंसर इज सिमेट्रिक इन वन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट देन, एक चीज आप ध्यान से सुनिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टेंसोरियल क्वांटिटी है और या कोई अगर टेंसर है और इसका कंपोनेंट अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमेट्रिक हो गया ना, तो चाहे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जाएंगे तो इसका कंपोनेंट हमेशा सिमेट्रिक होगा। मीन्स दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई टेंसर सिमेट्रिक है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ऑलवेज एवरी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा सिमेट्रिक होता है। तो इसीलिए ये तो आपका थ्योरम भी आप प्रूव भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसका प्रूफ आप लोग किए भी होंगे। तो देखिए, एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये सिमेट्रिक के लिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए दोनों के लिए होल्ड करता है। अगर क्वेश्चन में सिमेट्रिक के जगह स्क्यू सिमेट्रिक दे देना और अगर कोई भी टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये भी रिजल्ट होता है कि वो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। तो चलिए इस रिजल्ट का प्रयोग करते हुए ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है सिमेट्रिक होगा इन एवरी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल सही को कह रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है। फिर कह रहा है इट मे आर मे नॉट बी सिमेट्रिक इन अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, गलत कह रहा है, गारंटी ये होता है। सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, गलत कह रहा है, क्योंकि जब ये सिमेट्रिक ऑलरेडी दिया हुआ है तो सिमेट्रिक ही होगा, और नन ऑफ दीज को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बना दिया है। अगर कोई टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो 100% गारंटी है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा बाकी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कह रहा है कि ऐसा होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, पक्का गलत। क्यों गलत? बिकॉज आप कह दिए कि ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जब स्क्यू सिमेट्रिक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने बोल दिया है तो 100% गारंटी है कि सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कैसा होगा? उसमें भी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने यहाँ पर बोल दिया है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये सिमेट्रिक कह रहा है। इट मे आर मे नॉट बी सिमेट्रिक, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये कह रहा है कि इट मे आर मे नॉट बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो भाई सिमेट्रिक कैसे हो सकता है? हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। इट मे बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी रॉन्ग है। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, पक्का सही है, क्योंकि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्क्यू सिमेट्रिक है तो सब में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन 3 डायमेंशन ईच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के तमाम सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप सभी लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई टेंसर है, सेकेंड ऑर्डर का है, सिमेट्रिक है और n डायमेंशन में बात की जाती है, तो उसकी जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है ना, आप लोग निकाले होंगे एक मैट्रिक्स बना करके कि कुल कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप बड़ा आराम से जब बनाए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट आया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो सिमेट्रिक वाले केस में जो फार्मूला आया था वो ये आया था, n+1/2। ये तब फार्मूला आया था जब सिमेट्रिक था। यहाँ n क्या है, डायमेंशन है स्पेस का। तो कितने डायमेंशन में बात कर रहा है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में बात कर रहा है तो n की जगह आप 3 रख दीजिए, तो कट पीट करके कितना आ जाएगा, 3 × 4/2, तो 6 हो जाएगा आंसर आपका। आसान सा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होता, अभी आगे इसी को क्वेश्चन हम बनाए भी हैं इस टाइप का। कह रहा है कि दी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन n डायमेंशन स्पेस ईच। अभी हमने बताया आपको कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की संख्या कितनी होती है, तो आपका यह आंसर सही होगा, n+1/2। ऐसे ही अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसके लिए भी आप लोगों ने जो है डिफाइन किया होगा। यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ए सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन n डायमेंशनल स्पेस। आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही कर लीजिए। बस ये कर लीजिए कि जहाँ हमने सिमेट्रिक लिखा है इसको स्क्यू सिमेट्रिक कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर एक टर्म बढ़ा लीजिए, स्क्यू, मतलब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक अगर हो जाए तो क्या होगा, तो ये n-1/2 होगा। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे डायमेंशन बदल करके यहाँ n की जगह कोई भी नंबर दे सकता है और आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कह रहा कि द नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इन 3 डायमेंशन ईच। 3 डायमेंशन में स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के नंबर ऑफ कंपोनेंट पूछ रहा है। तो डायमेंशन क्या है, 3 है, और स्क्यू सिमेट्रिक का अभी आपने फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है, n-1 और बाई कितना, 2। और आपका टेंसर स्क्यू सिमेट्रिक होने के नाते फार्मूला है, कितने डायमेंशन की बात कर रहा है, 3 डायमेंशन की। तो 3 डायमेंशन की बात कर रहा है तो n की जगह आप 3 रख दीजिए, तो क्या होगा, 3 × 2 और बाई 2, 2 से 2 कट गया, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 डायमेंशन, जहाँ हमने 3 लिखा है, यहाँ पे 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, कोई भी चर्चा कर सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर AIJ स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर का कंपोनेंट है तो बताइए इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस AIK का अंदर ले जाके कर दो मल्टीप्लाई, तो पहला टर्म आपका क्या बनेगा, आपका जो है पहला टर्म यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका पहला टर्म क्या बनेगा, जरा देखिए। ये आपका हो जाएगा क्रांकर डेल्टा IJ, ठीक है, और इंटू क्रांकर डेल्टा KL। आफ्टर दैट यहाँ पर हो जाएगा AIK, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस के साथ हो जाएगा आपका क्रांकर डेल्टा IL, ठीक है। आई थिंक सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये बहुविकल्पी प्रश्न में आसानी से बन जाएगा, और ऐसे प्रश्नों को ही इन जनरल दिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप का है ये आपका है AIK, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए पूरे को। अब देखिए यहाँ पे ये जो IJ की वैल्यू 1 कब होगी, जब I = J होगा, मतलब यहाँ पर I को क्या बना दिया जाए, J बना दिया जाए, तभी ये वाला टर्म 1 होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर A और नीचे क्या हो जाएगा, J, ठीक है। अब ये देखिए इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब K की जगह L बना दिया जाए, क्योंकि K = 1 पे यह 1 होगा, तो K की जगह आप क्या बना दीजिए, L बना दीजिए। तो आपका यह वैल्यू हो गया AJL, और प्लस इसके बाद यहाँ पर देखिए I = L करेंगे तो 1 होगा, तो I की जगह आप क्या बना दीजिए, L बना दीजिए। तो आपका यह A हो गया, यहाँ पर नीचे L हो गया, और KJ लिखा है ना, तो K की वैल्यू को आप J से बदल दीजिए, तो आपका ये बन गया। अभी देखिए बोला गया कि AIJ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ इंडेक्स चाहे कुछ भी लगा रहे, जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका कथन ये है, कहने का पूरा मीनिंग ये है कि अगर आप I और J को आपस में इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। तो सोचो अगर AJL को, अगर L और J को आपस में बदलना चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -ALJ। दूसरे वाले को आप यथावत बने रहने दीजिए ताकि काटना आसान हो, दूसरे वाले को आप क्या करिए, ALJ ही रहने दीजिए, ठीक है।
अब देखिए दोनों टर्म आपस में कट गए, और जब ये कट गए तो कट के आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने आपसे 2 चैप्टर का डिस्कशन किया, वेक्टर और टेंसर और फंडामेंटल का। अगले क्लास में हम लोग अलजेब्रा, जो आपका टेंसर अलजेब्रा है उसका डिस्कशन करेंगे, और टेंसर अलजेब्रा पे क्या क्या प्रश्न बनेंगे उसको देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, आप लोग इसकी पढ़ाई करिए जितना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और भी चीज़ों को देखेंगे।